Hello everyone, you're most welcome in my channel that is BNP Law Classes. So इस वीडियो में मैं आपके साथ सेक्शन 110, 111 और 113 MP LRC जो कि MP लैंड रेवेन्यू कोड है 1959 का डिस्कस करूँगी। ऑलरेडी मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के पहले इस चैप्टर से, जिस चैप्टर में ये सेक्शंस फॉल करते हैं, जो चैप्टर 9 है, इससे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस का बना चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर का 104 से लेके 108 तक सेक्शन डिस्कस किया था और पार्ट 2 में 109वां सेक्शन डिस्कस किया था। चलो देखते हैं अब म्यूटेशन, जो कि 110 में दे रखा है। सो म्यूटेशन को अगर हम देखें तो हिंदी में बोलता है बावत नामांतरण। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जजमेंट राइटिंग के पेपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन की मार्जिनल हेडिंग है म्यूटेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इन लैंड रिकॉर्ड्स। अब पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके से राइट एक्वायर करता है, चाहे वो हो सकता है कि उसके फेवर में सेल बनाई हो किसी ने, मतलब उसने प्रॉपर्टी को परचेज़ किया हो, या किसी ने उसके फेवर में विल बनाई हो, मतलब उसने राइट को विल के माध्यम से एक्वायर किया हो, या किसी और तरीके से गिफ्ट हो सकता है, या किसी भी तरीके से उसने जब भी किसी भी प्रॉपर्टी में राइट्स एक्वायर किए हैं तो उन राइट्स को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एंटर करवाना, मतलब हो सकता है म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, उसमें ये एंटर करवाना कि अब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसका ये डायमेंशन है इसमें मेरा अधिकार है, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उसकी एंट्री हो जाने को म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि म्यूटेशन होने के बाद देयर आर लेस चांसेस कि कोई भी प्रॉपर्टी दोबारा बेची जाए। अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो जो सेलर है वो हो सकता है कि उसी प्रॉपर्टी को आपको भी बेच दे और उसी प्रॉपर्टी को बाद में किसी और को भी बेच दे। लेकिन अगर म्यूटेशन हो चुका है तो आप वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एज ए एविडेंस पेश कर सकते हो कि देखिए नहीं, मेरा इस प्रॉपर्टी में अधिकार है क्योंकि मेरे फेवर में लैंड रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं। ओके, सो अब हम सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है द पटवारी और नगर सर्वेक्षक और पर्सन ऑथोराइज्ड अंडर सेक्शन 109 शैल एंटर इनटू अ रजिस्टर प्रिस्क्राइब्ड for the purpose every acquisition of right reported to him under section 109 or which comes to him to his notice from any other source। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पटवारी या नगर सर्वेक्षक या कोई और अगर व्यक्ति है जो ऑथोराइज्ड है सेक्शन 109 में, वो एंटर करेगा जो भी प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर है उसमें हर एक वो राइट जो एक्वायर किया गया है, जो कि उसको रिपोर्ट किया गया है सेक्शन 109 में। तो सेक्शन 109 का जब आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि वो पटवारी और नगर सर्वेक्षक को अपना जो भी एक्विजिशन, मतलब जो भी राइट एक्वायर करता है उसको रिपोर्ट करे, या किसी और माध्यम से अगर वो व्यक्ति उसको नगर सर्वेक्षक या पटवारी को नोटिस मिलता है कि किसी ने किसी भी प्रॉपर्टी में राइट एक्वायर किया है तो वो उसे रिपोर्ट करेगा। सो पहला जो सबसेक्शन है वो रिपोर्टिंग की बात करता है, राइट को रिपोर्ट करना। अब सबसेक्शन 2 कहता है द पटवारी और नगर सर्वेक्षक और पर्सन ऑथराइज्ड एज द केस मे बी शैल इंटीमेट टू तहसीलदार all reports regarding acquisition of right received by him under subsection 1 in such manner and in such form as may be prescribed within 30 days of receipt thereof। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन 109 में पटवारी और नगर सर्वेक्षक को मिली थी, वो इंफॉर्मेशन वो पटवारी और नगर सर्वेक्षक तहसीलदार को देगा, और तहसीलदार को देने का वक्त जो डिसाइडेड है वो है 30 दिन। 30 दिनों के अंदर जब भी वो इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 30 दिनों के अंदर वो इंटीमेशन तहसीलदार को देना पड़ेगा। तो सबसेक्शन 2 इंटीमेशन की बात करता है। इंटीमेशन टू हूँ? टू तहसीलदार। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन अंडर सेक्शन 109 और
on receipt of information of such acquisition of right from any other source, the Tehsildar shall within 15 days register the case in his court, issue a notice to all persons interested and to such other persons and authorities as may be prescribed in such form and manner, this is manner, as may be prescribed, and display a notice relating to the proposed mutation on the notice board of his office and publish it in the concerned village or sector in such manner as may be prescribed. तो ये जो पर्टिकुलर सबसेक्शन है, सबसेक्शन 3, ये तहसीलदार की ड्यूटीज़ के बारे में बताता है कि पर्टिकुलर इन केस ऑफ म्यूटेशन तहसीलदार क्या क्या करेगा, क्या क्या उसकी ड्यूटी है. तो वो 15 दिनों के अंदर जब भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली, उसके 15 दिनों के अंदर एक केस रजिस्टर करेगा अपनी कोर्ट में, नोटिस इशू करेगा जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी में उनको, या किसी अगर कोई अथॉरिटी है तो उस अथॉरिटी को, ठीक है, जो भी मैनर दे रखा है उस मैनर में, और उसके साथ साथ एक नोटिस डिस्प्ले करेगा प्रपोज्ड म्यूटेशन के कॉन्टेक्स्ट में. अब यहाँ पे प्रपोज्ड म्यूटेशन का मतलब है जो भी व्यक्ति कह रहा है कि मेरी इस प्रॉपर्टी में राइट बनता है, तो वो प्रपोज कर रहा है, राइट. तो उसके कॉन्टेक्स्ट में नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस इशू करेगा जो उसके ऑफिस का नोटिस बोर्ड होगा और पब्लिश करवाएगा विलेज में और सेक्टर्स में. इन केस ऑफ विलेज में, इन केस ऑफ विलेज मतलब नॉन अर्बन एरिया, सेक्टर्स इन द केस ऑफ अर्बन एरिया, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसमें. अब ये इस पर्टिकुलर सेक्शन से निकल के क्या आता है कि ऐसा नोटिस इशू करने से और ऐसा करने से अगर कोई और व्यक्ति का राइट उस प्रॉपर्टी में बनता है तो वो तहसीलदार के पास आके कह सकता है कि आप इस व्यक्ति के फेवर में जो आपके पास म्यूटेशन करवाने आया है, म्यूटेशन मत कीजिए क्योंकि इस प्रॉपर्टी में तो मेरा अधिकार है, और वो अपना अधिकार वहाँ पे शो करेगा प्रॉपर्टी के पेपर्स के माध्यम से. अब हम देखते हैं सबसेक्शन 4. Just give me some minutes. Okay. हाँ, सो अब हम देखते हैं सबसेक्शन 4. ये कहता है द तहसीलदार शैल आफ्टर अफोर्डिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड to the persons interested and after making such further inquiry as he may deem necessary, pass order relating thereto mutation within 30 days of registration of case in case of undisputed matter and 5 months in case of disputed matters, and make necessary entry in village Khasra and sector Khasra as the case may be and in other land records. जो तहसीलदार है वो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस प्रॉपर्टी में जो आपके सामने म्यूटेशन के लिए आई है, तो उस व्यक्ति को पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, मतलब उसको बोलेगा कि आप शो कीजिए कि आप कैसे इंटरेस्टेड हैं, एंड फिर अगर चाहे उसे ज़रूरी लगता है इफ़ नेसेसरी तो वो इंक्वायरी भी कर सकता है, एंड उसके बाद एक ऑर्डर पास करेगा म्यूटेशन का. ठीक है, 30 दिनों के अंदर अगर जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है वो अनडिस्प्यूटेड है तो 30 डेज, अगर अनडिस्प्यूटेड है तो, एंड अगर डिस्प्यूटेड है तो 5 महीनों के अंदर, 5 मंथ्स अगर डिस्प्यूटेड है तो. ओके, in the case of disputed matter, and make necessary entry in village Khasra or sector Khasra as the case may be and in other land records. और ऐसा सब करने के बाद वो एंट्रीज कर लेगा विलेज या सेक्टर खसरा में या कोई और लैंड रिकॉर्ड्स में. सबसेक्शन 5 कहता है द तहसीलदार शैल अप्लाई द तहसीलदार शैल सप्लाई अ सर्टिफाइड कॉपी of the order passed under subsection 4 and updated land record free of cost to the parties within 30 days in the manner prescribed and only thereafter close the case.
Proviso says, provided that if the required copies are not supplied within period specified, the तहसीलदार shall record the reason and report to the SDO. अब ये तहसीलदार की ड्यूटी है कि सबसेक्शन 4 में वो म्यूटेशन करने के बाद जिस भी व्यक्ति के फेवर में म्यूटेशन हुआ है उसको 30 दिनों के अंदर लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपी सप्लाई करे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे उसका रीज़न देना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा SDO को. Subsection 6 says, notwithstanding anything contained in section 35, no case under this section shall be dismissed due to the absence of a party and shall be disposed of on merits. अब सेक्शन 35 जो है MPLRC का वो एक्स पार्टे ऑर्डर्स एंड एक्स पार्टे डिक्री की बात करता है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी ऑर्डर इस सेक्शन में, मतलब सेक्शन 110 में एक पार्टी के प्रेजेंट होने से नहीं होगा. मतलब हमेशा मेरिट्स पे केस सुना जाएगा, मतलब दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी और फेयर ट्रायल होने के बाद ही फेयर डिस्पोजल ऑफ केस होगा. ठीक है, ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसेक्शन 7 कहता है, ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 months in respect of undisputed case and 6 months in the case of disputed case from the date of registration of case. In case the proceedings are not disposed of within the specified period, the Tehsildar shall report the information of pending cases to the collector in such form and manner as may be prescribed. Subsection 7 ड्यूरेशन बताता है कि कितने टाइम पीरियड में केस को पूरा फुल तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए. तो ये कहता है 2 महीने का वक्त देता है अगर जो केस है वो अनडिस्प्यूटेड है, और 6 महीनों का वक्त देता है अगर केस जो है वो डिस्प्यूटेड है. ठीक है, और ये वक्त कब से स्टार्ट होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ केस से. और अगर ऐसा नहीं हो पाता है इस टाइम ड्यूरेशन में तो तहसीलदार की ये ड्यूटी बनती है कि वो कलेक्टर को इसका इंटीमेशन दे, इन्फॉर्म करे. तो ये था सेक्शन 110 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मेंस, प्री, जजमेंट राइटिंग, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से. मतलब आप इसको कह सकते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ MPLRC. अब हम देखते हैं सेक्शन 111 जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट की बात करता है. ये कहता है, द सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट टू विच द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्टी रिलेटिंग टू एनी राइट विच इज रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स. अब यहाँ पे सिविल कोर्ट्स के पास केस को, डिस्प्यूट को डिसाइड करने की पावर तब है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पार्टी नहीं है. मतलब अगर सपोज दो प्राइवेट पर्सन A वर्सेस पर्सन B है, दोनों साइड अगर प्राइवेट पर्सन है तो वहाँ पे सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है डिस्प्यूट को डिसाइड करने का. लेकिन दोनों में से भी अगर एक भी पार्टी गवर्नमेंट है तो रेवेन्यू कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन चला जाता है और सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होता है. ये पर्टिकुलर पॉइंट से आपको 5 से 6 बार अभी तक पास्ट ईयर पेपर्स में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं, हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी दोनों में. नेक्स्ट देखिए सेक्शन 113 113. ये कहता है करेक्शन ऑफ एरर्स इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स. तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में करेक्शन ऑफ एरर्स कौन करेगा? द कलेक्टर में एट एनी टाइम करेक्ट और कॉज टू बी करेक्टेड एनी क्लैरिकल एरर्स एंड एनी एरर विच द पार्टी इंटरेस्टेड एडमिट टू हैव बीन इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 108. तो सेक्शन 108 जो है, जो कि आपको पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 9 के वीडियोस में मिल जाएगा, जो कि रिकॉर्ड ऑफ राइट की बात करता है. रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसमें क्या क्या होता है. तो उसमें अगर कोई एरर होती है तो कलेक्टर या तो खुद उसको करेक्ट कर सकता है, क्लैरिकल एरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या तो किसी और को कह सकता है. कॉज टू बी करेक्टेड का मतलब है किसी और अथॉरिटी को कह सकता है कि आप इसको करेक्ट कर दीजिए. ठीक है, सो ये था टिल सेक्शन 113. सो पार्ट 4 में इस
चैप्टर 9 का लेके आऊँगी, जिसमें मैं फर्दर सेक्शन डिस्कस करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, एंड इफ़ यू like my videos and if you think that my videos are helping you, please press the like button and subscribe to my channel. Thank you.